मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र उपेंद्र ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम जंतुओं के वर्गीकरण की पद्धति देखेंगे। ठीक है। संविदा वर्ग 3 का जो इन्वायरमेंट जो है उसका टॉपिक 2, उसका भाग 1 हमने देख चुके थे, भाग 2 है। ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो सकता है, माफी चाहूँगा मैं उसके लिए। देखिए, सबसे पहले अब ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण की पद्धति। ठीक है। कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है, कल हमने वर्गीकरण देखे तो वर्गीकरण की पद्धति देखते हैं। ठीक है। एक होती है द्विनामकरण पद्धति। कौन सी पद्धति, यहाँ लिखा है, देखिए बिल्कुल ध्यान से, मैंने कोशिश की है कि मैं स्पष्ट लिखूं, है ना। द्विनामकरण पद्धति, द्विनामकरण पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लीनियस, है ना। ये एक जंतु वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है द्विनामकरण पद्धति दी थी। कौन सी? द्विनामकरण, है ना। द्विनाम मतलब दो नामकरण पद्धति, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है। फिर त्रिनाम पद्धति किसने दिया था? ये दिया था हेकेल ने। किसने? हेकेल। त्रिनाम, है ना। कितने हेकेल में कितने अक्षर? हेकेल कितने है ये? त्रिनाम पद्धति। तो हेकेल 3, हेकेल तो कितने नाम जितने अक्षर उतने ही उसकी पद्धति, त्रिनाम पद्धति हेकेल की। तीन जगत में किसने बांटा था? है ना। तीन जगत में किसने बांटा था? हेकल ने, है ना। तीन जगत में किसने बांटा था जंतुओं को? हेकल ने बांटा था। दो जगत में किसने बांटा है? लीनियस ने। दो जगत में किसने बांटा? लीनियस ने। द्विनामकरण पद्धति लीनियस और दो जगत पद्धति लीनियस, त्रिनाम हेकल, और तीन जगत में बांटने वाले भी हेकल। ठीक है। यानी लीनियस के दो दो और हेकल के तीन तीन, है ना। लीनियस के दो दो, हेकल के तीन तीन, हेकल के तीन तीन। ऐसे घंटा ऐसे ही पढ़ने का बाबा जी का, है ना। इस टाइप को ही पढ़ते हैं अपन, टेंशन नहीं लेना। पांच जगत में किसने बांटा? विटकर ने। किसने बांटा? विटकर। पांच जगत कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु, पादप और फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु, पादप और फंजाई। तो विटकर, विटकर में अक्षर कितने हैं? 5। तो इन्होंने 5 जगत में बांटा पूरे जंतु जगत को। ठीक। अब देखो थोड़ा सा, कल हमने एक चीज छोड़ दी थी, प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, ये चीज हमने छोड़ दी थी, है ना। तो उसको थोड़ा देख लीजिए। एक लिखा हुआ है, देखो अंडायुज लिखा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवीपेरस। क्या कहते हैं? अंडायुज, या इसको ओवीपेरस, मतलब जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं वो ओवीपेरस कहलाते हैं। इसमें छिपकली आते हैं, मेंढक आते हैं, पक्षी आते हैं। ठीक। और जरायुज जो क्या काम करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं वो इस वर्ग में आएंगे। ठीक है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में जरायुज को विविपेरस। दो चीजें हो गई प्रजनन के आधार पे, अंडायुज ओविपेरस, जरायुज विविपेरस, है ना। तो अंडायुज में कौन है? छिपकली, मेंढक, पक्षी। अपने आजू बाजू आप देखना, जो भी पक्षी या जो भी चीजें अंडे देते हैं वो अंडायुज कहलाएंगे, और जो बच्चे को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, जिसको विविपेरस अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं पशु पक्षियों में, हाँ, जंतुओं में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? जंतुओं में जो है श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? तो मेंढक में क्या होगा? फेफड़े और त्वचा। मेंढक में क्या होता है? फेफड़े और त्वचा, दो चीजों से इसमें श्वसन होता है। केंचुओं में कैसे होता है? केंचुओं में त्वचा से होता है। ठीक। फिर मक्खी, काकरोच, मधुमक्खी, इसमें कैसे होगा? हैकिया या वातक, है ना। अंग्रेजी में इसको हैकिया और हिंदी में इसको वातक कहते हैं। ठीक है। मक्खी में वातक से, काकरोच में वातक से, मधुमक्खी में वातक से। वातक को अंग्रेजी में हैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हैकिया। स्तनधारी प्लस पक्षी, इसमें क्या आएगा? फेफड़े। स्तनधारी और पक्षी कैसे श्वास लेते हैं या उनका श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़े होता है। ठीक है। फिर ऑक्टोपस और मछली, इसमें गिल्स या गलफड़े होते हैं। क्या होते हैं इसमें? गिल्स होंगे या तो गलफड़े होंगे। उसकी सहायता से जो है ऑक्टोपस और मछली क्या काम करते हैं? हमने पढ़ा ही ना कि जो मछली में गलफड़े पाए जाते हैं, है ना। तो ऑक्टोपस और मछली में क्या पाए जाते हैं? गिल्स या फिर गलफड़े। गलफड़े हिंदी में बोलते हैं, गिल्स उसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक। व्हेल और डॉल्फिन, याद रखना ये दोनों ही स्तनधारी है। व्हेल और डॉल्फिन दो ऐसी मछलियां हैं जो स्तनधारी मछली है। ठीक है। ये स्तनधारी है, मछली वर्ग में ये नहीं आते, है ना। हालांकि इनको मछली माना जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से मछली नहीं है, ये असत्य मछली है। ठीक। मुख्य रूप से क्या है? ये स्तनधारी होते हैं। ठीक है। कौन कौन? व्हेल और डॉल्फिन। और दोनों का जो श्वसन अंग होता है वो होता है नासाद्वार। नासाद्वार मतलब ये थूथन जो होते हैं ना, नाक के नथुने, नासाद्वार से और फेफड़े से इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। फिर सांप देख लो। सांप में क्या होता है? जो आपका सांप होता है उसमें ग्लॉटिस होगा। ग्लॉटिस स्पष्ट लिखा है, देखो ग्लॉटिस,
ट्रैकिया, ट्रैकिया, और फिर लिखा है ब्रोंकाई, और फिर लिखा है फेफड़े, है ना। तो साथ में काय कैसे होता है, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या फेफड़े, ये 4 चीजें आप लोग को याद रखना, ठीक है। तो सांप का श्वसन अंग क्या होता है, ग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और फेफड़े, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। फिर पशु पक्षियों की हम लोग विशेषताएं देख लेते हैं, है ना। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जो बाज, गिद्ध और जो चील होता है उसकी देखने की जो क्षमता होती है वो मनुष्य से कितनी होती है, 4 गुना तेज होती है, ठीक है। बाज, गिद्ध और चील, मनुष्य से इनका जो दृष्टि है वो 4 गुना तेज होती है। फिर जो चींटियां होती है वो आप देखे होंगे, चींटियां एक के पीछे एक लाइन से चलती हैं, है ना, जिसको क्या कहते हैं, फेरोमोन्स कहते हैं, ठीक है। क्या क्या कहते हैं उसको, फेरोमोन्स कहते हैं। क्यों, वो एक प्रकार की गंध छोड़ते हुए चलती हैं, है ना, एक प्रकार की गंध छोड़ते हुए चलती हैं। और वो समूह में क्यों चलेंगी, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या छोड़ रही हैं, गंध छोड़ रही हैं। इसके कारण आप देखे होंगे जो चींटी होती है कतारबद्ध तरीके से एक के पीछे एक चलती है ना, तो गंध छोड़ती है, उस गंध को अंग्रेजी में कहते हैं फेरोमोन्स, है ना। और चींटी की जो डंक में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, जब चींटी हमको काटती है तो वो फूल जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। आपने चींटी को देखे होंगे लाइन से चलती है, तो उसका कारण क्या है, गंध समूह या फेरोमोन्स। और चींटी जब काटती है और हमको खुजाता है और इतना बड़ा फोड़ा हो जाता है, वो फोड़ा का कारण होता है वो फॉर्मिक अम्ल। वो अपने डंक से हमारे शरीर के अंदर क्या चुभा देती है, फॉर्मिक अम्ल डाल देती है, ठीक है, क्योंकि उसके डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये चीज याद रखना बिल्कुल, है ना। फिर रेशम कीड़ा, रेशम कीड़ा अपनी मादा की जो पहचान है, जो इसका जो नर होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से भी ये उसको क्या करता है, उसकी गंध से उसको पहचान लेता है। कई किलोमीटर दूर भी रेशम का कीड़ा रहेगा तो वो अपनी मादा को उतने दूर से वो पहचान लेगा, ठीक। मच्छर, मच्छर कैसे मनुष्य को पहचानता है, अंधेरे में आप देखते होंगे मच्छर आता है और किशोर कुमार जैसा गाना गुनगुनाता है, तो वो कैसा पता चल जाता है कि क्या मच्छर चमगादड़ जैसे आंख होती हैं, उल्लू जैसे आंख होती हैं उसके पास में, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। मच्छर कैसे पता करता है कि लाइट गोल है तो वो मनुष्य के पास जाके गाना गुनगुनाएगा, तो क्या कुछ नहीं, उसका तरीका क्या है कि वो मनुष्य के शरीर की गंध, जो मनुष्य के शरीर से जो गंध निकलती है वो उससे उसको पहचान लेता है। और जो मनुष्य के जो तलवे होते हैं, पैर के जो तलवे हैं, उसकी गर्मी से वो मनुष्य को पहचान लेता है, ठीक है। तो मच्छर कैसे कैसे मनुष्य को पहचानता है, एक तो मनुष्य के शरीर से निकलने वाली गंध और उसके तलवे का जो तापमान होता है, जो गर्मी होती है, उससे वो आदमी को सेंस कर लेता है, पहचान लेता है, ठीक। फिर सभी पक्षी जो होते हैं, तो आपने देखे होंगे कि जो सभी पक्षी होती हैं उनकी जो पुतली है वो नहीं घूमती, स्थिर होती है ना। हमारी पुतली जो इधर उधर घूमती रहती है ना, मोशन करती रहती है, लेकिन इनकी पतली जो पुतली होती है वो एक ही जगह पे रहती है, ठीक है। और हम एक समय पर एक ही चीज को देख पाते हैं, कारण क्या है कि हमारी आंखें सामने होती हैं। हमारी आंखें देखो इस नाक के आजू बाजू में और एकदम सामने है। उनकी आंखें किधर होती हैं, पक्षियों की आंखें या जो गाय बैल होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी आंखें साइड में होती हैं। तो इस आंख से उधर साइड का, इस आंख से उधर साइड का देख लेते हैं, ठीक है। हम एक समय पे एक ही चीज को देख पाते हैं क्योंकि हमारी आंखें सामने होती हैं, उनकी आंखें उनके मस्तिष्क के दोनों तरफ होती हैं, ठीक है, और हमारी आंखें सामने होती हैं, ठीक। फिर हाँ, एक ही समय में ये दो अलग अलग वस्तुओं को देख लेते हैं। कारण क्या है, बता दिया कि मुंडी के दोनों तरफ आंख पाई जाती है, हमारी मुंडी के सामने होती है आंख, ठीक। कुत्ता, बाघ और शेर, है ना, कुत्ता, बाघ और शेर जो होते हैं मलमूत्र की गंध से अपने क्षेत्र की पहचान करते हैं, ठीक है। तो आपने देखे होंगे जो कुत्ता होता है टांग उठा उठा के बार बार पेशाब करता है, तो कहाँ पे जाएगा वो, जितना उसका एरिया होगा वहां पे वो अपनी मूत्र को विसर्जित करेगा और उतना क्षेत्र वो मान के चलता है कि उतना क्षेत्र वो उसका है। और उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा कुत्ता या हम बात कर लें, बाघ का भी ऐसे ही होता है और शेर का भी ऐसे ही होता है, जहां तक वो मलमूत्र की गंध होती है वहां तक वो उसका एरिया होता है, उतने एरिया को वो अपना पहचान लेता है, ठीक है। तो कुत्ता, बाघ और शेर मलमूत्र की गंध से अपने क्षेत्र की क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, ठीक। मेंढक, छिपकली और गिरगिट, ठीक है, मेंढक, छिपकली और गिरगिट ये शिकार हेतु जीभ का प्रयोग करते हैं। जीभ, टंग, ये वाली जीभ नहीं, जीभ, है ना, जीभ, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो मेंढक, छिपकली और गिरगिट जो है शिकार हेतु जीभ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर उल्लू और रैकून, उल्लू और रैकून जो होते हैं ये रात को जागते हैं। उल्लू और रैकून क्या होते हैं, रात को जागते हैं, उल्लू रैकून, है ना, ध्यान रखना।
फिर जो चमगादड़ होते हैं ये रात के शिकारी होते हैं, इनको क्या होता है रात को भी दिखता है। तो उल्लू को भी रात को दिखता है, रैकून को भी रात को दिखता है और चमगादड़ को भी रात को दिखता है। बात समझ में आ रही है। फिर हम लोग बात करते हैं हाथी के विषय में, है ना। मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं हाथी के विषय में, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाथी के विषय में सबसे बड़ी बात यह रही कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है, तो वो हाथी है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है, तो वो है हाथी। हाथी को हर चीज अपने से दुगनी बड़ी दिखाई देती है, और हाथी की जो धड़कन है, जो हार्ट बीट है, वो काफी कम होती है, ठीक है। जितना बड़ा जानवर होगा उसकी हार्ट बीट उतनी ही कम होगी, जितना छोटा जानवर होगा उसकी हार्ट बीट उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। उसकी धड़कन की दर उतनी ही ज्यादा होगी, याद रखना। फिर हाथियों में क्या विशेषता पाई जाती है कि हाथी हमेशा झुंड में होते हैं, है ना। और हाथियों के जो झुंड में जो होते हैं, याद रखना, हाथियों के झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथिनियां होती हैं, हाथी नहीं होता, यानी पूरी फीमेल होती हैं झुंड में। हाथी अकेला होता है, जो नर हाथी होता है वो अकेला रहता है, वो झुंड में नहीं रहता। जो मादा हाथी जो होती हैं, है ना, वो झुंड में रहती है और उनके साथ में बच्चे रहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो जो हाथियों का जो झुंड होता है, मतलब हथनियों का जो झुंड होता है, उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी, जो सबसे बूढ़ी हथनी होगी, वो पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, मतलब वो उसका नेता होती है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो 10 से 12 हथनियां होती हैं और उनके साथ में उनके बच्चे होते हैं। बच्चों की आयु कितनी होती है, 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। और जैसे ही बच्चे 14-15 की उम्र क्रॉस किए तो वो समूह को छोड़ के निकल लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो कितने जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी, पहली चीज याद रखना, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो झुंड का नेता होगी। कितनी हथनियां होंगी, 10 से 12 हथनियां होंगी। बच्चे कितने होंगे उसमें, बच्चों का खैर ऐसा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वो उस झुंड में शामिल रहते हैं। और 14-15 के उम्र क्रॉस करने के बाद वो झुंड से अलग हो जाते हैं। और जो हाथी का जो 3 महीने का बच्चा है उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन होता है 200 किलोग्राम। और एक हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। इस चीज को याद रखना, एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इतनी ही चीजें हैं जो हाथी से इंपॉर्टेंट है ना। फिर हम लोग देखते हैं डॉल्फिन। अब हम लोग क्या देखेंगे डॉल्फिन के विषय में। डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, या सबसे बुद्धिमान मछली हम लोग कह लें तो कौन होती है, वो डॉल्फिन होती है, ठीक है। ये स्तनधारी वर्ग में है। तो ये कैसी होती है, मांसाहारी होती है। बात समझ में आ रहा है, ये मांसाहारी होती है और ये जन्मांध होती है, जन्म से अंधी होती है। डॉल्फिन कैसी होती है, जन्म से अंधी होती है। इसका मुंह सामने से नुकीला होता है, ठीक। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसकी जो सुनने की और सूंघने की जो गति होती है वो काफी तेज होती है। बात समझ में आ रही है। और ये हमेशा कहाँ पाई जाएगी, स्वच्छ और मीठे जल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, स्वच्छ और मीठे जल में। इसको भारतीय डॉल्फिन को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, सोन्स। क्या कहा जाता है इसको स्थानीय भाषा में, सोन्स कहा जाता है। सोन्स क्या कहा जाता है, सोन्स कहा जाता है। इसको भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। किसको, डॉल्फिन को, ठीक है। ये एक मांसाहारी स्तनधारी होती है जो जन्म से अंधी होती है और स्वच्छ एवं मीठे जल में रहती है। और विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर बिहार में है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना। बात समझ में आ रही है। फिर अब आ जाओ व्हेल या ब्लू व्हेल में। व्हेल या इसी को ब्लू व्हेल भी कहते हैं। तो इसके विषय में क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी, या ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो वो है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी या सबसे बड़ा स्तनधारी भी पूछेगा तो ब्लू व्हेल आएगा, ठीक है। बात समझ में आएगी। और जो ब्लू व्हेल होती है इसके विषय में एक बात ये है कि ये भी मांसाहारी होती है। जो व्हेल है ये भी कैसी है, मांसाहारी है। और इसकी आयु कितनी होती है, जो औसत आयु है इसकी वो होती है 90 वर्ष होती है। औसत आयु कितनी होती है इसकी, 90 वर्ष होती है। अब सांप के विषय में, तो सांप किस वर्ग में आते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये किस वर्ग में आते हैं,
सरीसृप वर्ग में भारत में कई किस्म के सांप पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है एनसीईआरटी जो मानता है, इन्वायरमेंट एनसीईआरटी वो मानता है कि भारत में 4 ही सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, जिसमें करैत, कोबरा, कोबरा मतलब नाग, फिर डुबोई और अफाइया, ये 4 ही क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, चारों जहरीले सांप होते हैं। कौन कौन? करैत, कोबरा, डुबोई और अफाइया, ये 4 जहरीले सांप होते हैं। ठीक, फिर यहाँ देखो एक चीज और लिखी है, स्लॉथ। स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखता है, मतलब भालू जैसा एक जानवर होता है, और ये 17 घंटे क्या करता है, आराम करता है, और ये जिस पेड़ में रहता है उस पेड़ के सारे पत्ते खा जाता है। ठीक है, और अपने पूरे जीवन काल में जो है ये कितने पेड़ों तक घूम पाता है, 5 पेड़ तक, 5 पेड़ों तक ही ये घूम पाता है, मतलब 17 घंटे तो सोने में बिताता है। एक बार खाया, अब बहुत बड़ा पेड़ है उसमें मान लो ये रहता है, तो इसकी जब तक पूरी उस पेड़ की पूरी पत्तियां ना खत्म हो जाए तब तक वो उसी पेड़ पे रहता है। तो ये अपने पूरे जीवन काल में कितने कितने वृक्षों तक घूम पाता है, सिर्फ 5 ही वृक्षों तक ये घूम पाता है और उस पर निवास कर पाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हाँ बिल्कुल तन मन धन लगा के पढ़ाई कीजिए आप सभी लोग, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेबस अनडिफाइंड टाइप का है, पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और अदर स्टेट के जितने भी सॉल्व पेपर हैं, है ना, तो आप उनको बुलवा लीजिए और उनको लगा के आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो उससे आपकी तैयारी और पॉलिश्ड हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री राम।